प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी लंबा टाइम हो गया 12th के वीडियोस बनाए हुए, 12th की क्लास लिए हुए। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में हम लोग एक नया चैप्टर 12th क्लास का लेने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम आपको दिख रहा है, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी हमारे कोर्स का चौथा चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं सबसे पहले रासायनिक बलगतिकी है क्या, केमिकल काइनेटिक्स है क्या। तो देखें, हम लोग जानते हैं कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे देखें एक अभिक्रिया के लिए N2+3H2 और इससे बन रहा है अमोनिया यानी 2NH3। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी, शुरू में गति करती है, तो केवल अभिक्रिया में हम लोग डालते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया तो बनेगी है नहीं। तो कुल मिला के हमने एक पात्र में नाइट्रोजन ले ली, 1 मोल N2 ले लिया और 3 मोल किसके ले लिए, हाइड्रोजन के। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्रिया करते जाएंगे, तो इनकी मात्रा तो धीरे धीरे कम होती जाएगी और अमोनिया की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम लोग देखते हैं कि ये क्रिया हो सकती है 10 घंटे में जाकर के पूरी होती है, यानी 10 घंटे में सारा का सारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लेते हैं, अमोनिया बना लेते हैं। इसका मतलब अभिक्रिया कैसे वेग से चल रही है, ठीक ठाक वेग से चल रही है। कोई और क्रिया होती जैसे N2+O2 2NO, मान के चलिए यह क्रिया पूरा होने में, यानी शुरू में N2 और O2 रहेंगे, दोनों क्रिया करके क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और लगभग ये मान लीजिए कि ये 20 घंटे में अपनी क्रिया पूरी करते हैं। कार्बन प्लस O2, इनसे CO2 बन रहा है, ये मान के चलिए कि 5 मिनट में ही अपनी क्रिया पूरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी क्रिया तेज है और कौन सी क्रिया स्लो है। तो हम देख सकते हैं सबसे तेज ये वाली क्रिया 5 मिनट में पूरी हो रही है, 10 घंटे में होने वाली इससे स्लो है और 20 घंटे में होने वाली इससे भी स्लो है। इसके अलावा और भी देखें, जैसे कार्बन है, कोयला, ये कोयले के रूप में है, लगभग 5 लाख या 10 लाख साल 5 लाख ईयर, इतने साल जब दबा रहता है तो ग्रेफाइट बनता है या हीरा बन जाता है। इसका मतलब ये रिएक्शन तो कैसी हो गई, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या होती हैं, अभिक्रियाएं जो होती हैं, कोई अभिक्रिया स्लो हो सकती है, कोई अभिक्रिया फास्ट हो सकती है। जिस प्रकार से हम 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं कि एक व्यक्ति तेज चलता है और एक व्यक्ति स्लो चलता है, तो किसी भी व्यक्ति के धीमे या तेज चलने को हम क्या कहते हैं, वेग। अगर कोई धीमा चल रहा है तो हम कहेंगे इसकी स्पीड यानी इसका वेग बहुत कम है, और कोई अगर तेज चलता है, तेज भागता है, तो उसका वेग बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही जो अभिक्रिया जल्दी हो जाएगी उसके लिए कहेंगे इस अभिक्रिया का वेग कैसा होता है, अधिक होता है, और जो अभिक्रियाएं स्लो चल रही हैं उन अभिक्रियाओं का वेग कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। तो कुल मिलाकर के हमको पता लग गया कि अभिक्रिया का वेग है क्या चीज़ है। असल में कोई अभिक्रिया, वेग को अब कैसे परिभाषित करेंगे, हम वेग की भी बात करें तो हमारा वेग कैसे मापते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति 1 घंटे में या फिर 5 किलोमीटर की दूरी को एक तो 1 घंटे में तय करता है, एक जना आधे घंटे में तय करता है, तो हम कह देंगे जो आधे घंटे में तय कर रहा है वो तेज दौड़ कर रहा है, और जो 1 घंटे में पूरी कर रहा है 5 किलोमीटर की दूरी, वो स्लो गति कर रहा है, स्लो वेग है उसका। ऐसे ही यहाँ पे जो 5 मिनट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की सांद्रताओं को कम करके और CO2 की सांद्रता को बढ़ा देता है। सांद्रता मतलब इनकी मात्रा है एक तरह से। रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन ही थे, CO2 तो था ही नहीं। जब दोनों क्रिया करने लगे तो कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, CO2। तो धीरे धीरे कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो जितनी जल्दी कार्बन और ऑक्सीजन की सांद्रता यानी मात्रा को कम करता चलेगा और जितनी जल्दी CO2 यानी उत्पाद की मात्रा को बढ़ाता चलेगा, वही क्या होगा, अभिक्रिया के वेग के रूप में जाना जाएगा। जिसने जल्दी बढ़ा दिया, जल्दी मात्रा यानी ज़्यादा मात्रा CO2 की बनाई, उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, और जो क्रिया को स्लो कर रहा है वो क्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग असल में रासायनिक बलगतिकी में जो पढ़ते हैं वो क्या क्या चीज़ें, मैं क्यों इस वेग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया स्लो चल रही है या फास्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं, अभिक्रिया का वेग। दूसरा है वेग को प्रभावित करने वाले कारक।
जब कोई व्यक्ति तेज गति से दौड़ता है, मान लीजिए एक व्यक्ति आधे घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन रास्ते में एकदम जैसे ही भाग रहा है वैसे ही बारिश आ गई, कोई पत्थर आ गए, कांटे आ गए, तो बोलिए वो उसके रास्ते को, वेग को कम करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए एकदम से पीछे, हम ये कह सकते हैं कुत्ता पीछे पड़ जाए एकदम, तो हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग, मतलब धावक है उसका वेग और तेज बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो वेग को कम भी कर सकते हैं और वेग को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अभिक्रिया का वेग, अभी ये क्रिया कितने में हो रही है? 5 मिनट में। मान लीजिए हमने इसमें कोई उत्प्रेरक मिला दिया तो हो सकता है ये 3 मिनट में हो, या इसको हमने गर्म या ठंडा कर दिया, इस क्रिया का ताप कम कर दिया, ठंडा कर दिया, तो हो सकता है ये क्रिया 5 मिनट की जगह 10 मिनट में हो। तो वो लोग कभी अभिक्रिया स्लो भी हो सकती है इससे भी, और फास्ट भी हो सकती है। तो मतलब हम सबसे पहले तो क्या पढ़ते हैं? अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया स्लो होगी या फास्ट। दूसरा, वेग कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को और भी बढ़ा सकते हैं या और भी कम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये क्या चीज़ होती है? तो देखिए कोई भी क्रिया जो होती है, कोई भी, कुछ ही क्रिया है, लिमिटेड क्रिया है जो एक पद में पूर्ण होती हैं। जैसे हमारे सामने किसी ने लिख दिया है N2O5 और इससे बन गया है NO2 + O2। तो लग तो ऐसा रहा है कि ये क्रिया कितने पदों में हुई है? हमारे पास केवल एक पद में। असल में ये क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, तो 2 पदों में पूर्ण होगी। इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं, या फिर और देख लेते हैं एक और रिएक्शन को इसकी बजाय, आपको आसानी समझ आ जाएगा। जैसे CH3 ये एक एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया हमने OH- से कराई। क्रिया दिखने में क्या लगेगा हमको? ये लगेगा CH3 का होल थ्राइस C। इस क्रिया में क्या होता है? Br तो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है। लग तो ऐसा रहा है एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, लेकिन एक स्टेप में नहीं होती, बल्कि 2 अलग अलग स्टेप में होती है। तो देखो कैसे होगी। सबसे पहले तो ये वाला जो अणु है CH3 का होल थ्राइस CBr, ये टूटता है, ये वाला हिस्सा प्लस ये माइनस, विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा इसलिए, तो ये टूटता है इस तरह से CH3 का होल थ्राइस C+ और Br-। और अगले स्टेप में इस प्लस वाले पर CH3 का होल थ्राइस C+, और अब किसका आक्रमण हो जाएगा? OH- का। तो क्या बन जाएगा? CH3 का होल थ्राइस COH। आपको रिएक्शन याद नहीं करनी, मेरा उद्देश्य कुछ और है इसमें बताने का। अगर हमने इस अभिक्रिया को देखा तो देखा कुछ नहीं है, आराम से हो गई, Br हट गया और OH- लग गया। लेकिन यह क्रिया अब हमसे पूछे कि यह क्रिया हुई कैसे है, Br कैसे टूटा, OH कैसे जोड़ा, तो बोलो यहाँ से सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम जब किसी क्रिया के स्टेपों का भी विवरण कर देते हैं, स्टेपों का भी को खोल के रख देते हैं, तो उसे कहते हैं हम अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो ये तो है पूरी अभिक्रिया, और ये है अभिक्रिया की क्रियाविधि। ये ठीक ऐसा ही है जैसे आपसे पूछा जाए कि लड्डू बनाने का तरीका क्या होगा। एक तो ये होता है कि हमने बेसन लिया और बेसन से लड्डू बन गए, ख़त्म बात, ये तो एक रिएक्शन हो गई। लेकिन क्रियाविधि क्या रही, तो हम बता सकते हैं इसको गर्म किया घी के अंदर, फिर इसमें मीठा डाला, फिर इसकी दाने बनाए, दाने बनाने के बाद फिर इसको हमने क्या कहते हैं इसको, इसका लड्डू बना लिया। तो पूरी की पूरी एक क्रियाविधि सेट हो गई। तो किसी भी अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप में हमने क्या किया, पहले कार्ब धनायन बनाया है, उसके बाद OH का आक्रमण, तो ये क्या कहलाते हैं? क्रियाविधि। तो देखिए जो रासायनिक बलगतिकी है उसमें हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक है अभिक्रिया का वेग, एक है वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और एक है अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो ये तो हमारे पास हो गई रासायनिक बलगतिकी के लिए। अब हम जो पहला टॉपिक है उसको लेंगे, अभिक्रिया का वेग होता क्या है, केमिस्ट्री में टर्म क्या है इसकी, तो देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसी से आते हैं। यहाँ देखें R का मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक है, P का मतलब प्रोडक्ट यानी उत्पाद है। तो ये तो अभिकारक हो गया, और ये क्या हो गया? उत्पाद। ठीक। अब देखें होगा क्या रिएक्शन में, यहाँ से ध्यान से समझें थोड़ा सा, क्योंकि हम अभिक्रिया का वेग पढ़ने जा रहे हैं। वेग के मामले में मैंने पहले ही बता दिया था, वेग का मतलब स्लो और फास्ट से होता है।
अगर कोई चीज़ धीमे भाग रही है तो हम कहेंगे कि यह इसका वेग कैसा है, कम। और अगर जल्दी जल्दी भाग रहा है कोई व्यक्ति तो उसका वेग कैसा है, ज़्यादा। यहाँ भी देखें, यदि यह रिएक्शन फटाफट से रिएक्टेंट से उत्पाद बन जाए, 5 मिनट में बन रहे हैं, तब तो हम क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया का वेग कैसा है, ज़्यादा है। और अगर यही उत्पाद 2 घंटे में जाके बनते तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया का वेग कैसा है, स्लो। ठीक है, तो जितना अधिक समय लगेगा हम कहेंगे अभिक्रिया तेजी से चल रही है, अभिक्रिया धीमे चल रही है। तेजी से चलने का मतलब वेग ज़्यादा, वेग तेजी से चलने का मतलब है कि वेग कैसा है, एक तरह से कम है, ज़्यादा है। और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो वेग कैसा है, इसका कम है। तो देखें अभिक्रिया का वेग क्या बता रहा है हमको। यहाँ देखें, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता का मतलब इनकी मात्राएं होती हैं, अभिकारक की मात्रा तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी समय के साथ, और इसकी मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये एक सर्वविदित सत्य है, हम लोग जानते हैं। कोई भी अभिक्रिया होती है तो शुरू में अभिकारक है, अभिकारक क्रिया करेंगे। यहाँ देखें N2 + 3H2, जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, हमने केवल पात्र में दोनों को डाला तो केवल यही 100% है। धीरे धीरे दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, अमोनिया। बन किससे रहा है अमोनिया, इन दोनों से, तो इनकी मात्रा तो कम होती जाएगी और इसकी मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इनकी सांद्रता तो हो रही है कम और इसकी सांद्रता होगी ज़्यादा। अब देखें, जितनी जल्दी ये टूटेंगे उतनी, बोलो, जितनी जल्दी ये क्रिया करेंगे उतनी इनकी मात्रा जल्दी कम होती जाएगी और ये ज़्यादा मात्रा में बनता जाएगा। अगर जल्दी जल्दी टूटेंगे तो जल्दी जल्दी मात्रा कम होगी और वेग का मान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें अभिक्रिया का वेग क्या बता रहा है, एक तरह से ये मान लेते हैं 5 मिनट में इनकी सांद्रता मान लीजिए प्रारंभ में इसकी कितनी थी, 1 मोलर, और इसकी कितनी थी, 3 मोलर। ठीक है, 5 मिनट पश्चात इसकी मात्रा रह जाती है 0.2 टूट गई तो ये रह गई 0.2 मोल, इसका काम आ गया तो ये रह गया 0.8 मोलर शेष बच गया। और इसका कितना बच गया, 3 दूनी 6, तो 2.4 मोलर। ठीक है, 0.2 इसके काम आएंगे तो तिगुना इसका आ जाएगा, 2 3 6 जाएगा, और इसका कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 0.4 मोल बन जाएगा। तो बताइए समय के साथ इसकी सांद्रता तो क्या हो रही है, कम, इसकी सांद्रता भी क्या हो रही है, कम। इसकी शुरू में सांद्रता कितनी थी, जब बना ही नहीं था, जब 0 थी, अब कितनी हो गई, 0.4, तो इसकी मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, तो हम वेग कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, देखो वेग निकाला जाता है, शुरू में व्यक्ति ने दौड़ना चालू किया तो t1 = 0 सेकेंड, उस समय उसका विस्थापन भी कितना था, 0। मतलब मैं यहाँ से जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से दौड़ना चालू करूँ तो इस बिंदु को मैंने 0 मान लिया, अभी दौड़ना स्टार्ट नहीं किया, इसलिए समय कितना है, 0। जैसे ही 1 2 3 इस तरह से बोलता मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, इसका मतलब t2, और 5 मिनट तक दौड़ता हूँ। कितने मिनट तक दौड़ा, 5 मिनट तक। उस समय मैंने कितनी दूरी तय की, मान लीजिए S2 बराबर मेरे द्वारा तय की गई दूरी हो गई 900 मीटर। ठीक है, 0 मिनट से स्टार्ट किया और दूरी कितनी तय कर ली, 900 मीटर। अब आपसे कहें वेग कैसे निकालोगे, तो वेग निकालते हैं विस्थापन में अंतर बटे समय में अंतर। तो निकालोगे 900 - 0 बटे 5 - 0, जो भी उत्तर आएगा आप आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे विस्थापन आ रहा है वैसे यहाँ पर क्या चीज़ है, सांद्रता। 5 मिनट में क्या हो रहा है, 1 से 0.8 हो रहा है, 3 से 2.4 हो रहा है, और यहाँ पे 0.4 बढ़ रहा है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग के लिए आप एक सीधा सा सूत्र देख लें। जैसे हमने अगर सामान्य व्यक्ति का वेग लेते तो कैसे निकाला था, विस्थापन में अंतर बटे समय अंतराल। ऐसे ही यहाँ पे आ जाता है विस्थापन। अच्छा, हम लोग जो हैं वाहन हैं, साधन है, हम लोग हैं, हम तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, इसलिए हमारा तो क्या होता है, विस्थापन, यानी हम लोग यहाँ से चल के दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं इस कमरे में अभिक्रिया कर रहा हूँ, तो क्या अभिक्रिया इस कमरे से चल के उस कमरे में जाएगी? उत्तर है नहीं जाएगी। तो क्या परिवर्तन होता है इसमें? तो उत्तर ये आता है कि इनमें सांद्रता का परिवर्तन होता है, अर्थात अभिकारक की मात्रा का परिवर्तन। पहले अभिकारक 50 ग्राम थे, कुछ समय के बाद अभिकारक कितने रह जाएंगे, 25 ग्राम। पहले उत्पाद 0 ग्राम थे, अब 25 ग्राम यहाँ से टूटा तो 25 ग्राम यहाँ पे बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभिकारक
ये जो अभिक्रियाएं होती है रासायनिक अभिक्रिया, वहाँ किस में परिवर्तन आता है? सांद्रता में, मात्रा में। तो आ गया हमारे पास सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक, तो ये हमारे पास अभिक्रिया के वेग का फार्मूला है, सांद्रता में परिवर्तन बराबर बटे समयांतर। अब बताओ किसमें कमी और किसमें वृद्धि होती है? तो देखते हैं, अभिकारक की सांद्रता तो मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाती है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। तो इसी को हम ये लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग कोई इसका और सूत्र बनाए, अभिकारकों की सांद्रता में कमी बटे समय, समय अंतराल लिख दीजिए। समय अंतराल नहीं, कब से शुरू किया और कहाँ पे खत्म किया, अंतिम माइनस प्रारंभिक। और देखें किसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है? उत्पादों की में। तो उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि बटे समय अंतराल। तो आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं, हमारे पास हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी में हम तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक अभिक्रिया का वेग, यानी अभिक्रिया स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है। दूसरी बात ये वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिनसे अभिक्रिया तुलनाकृत जितने वेग से चल रही है उससे भी ज़्यादा से चलेगी या उससे भी स्लो चलेगी। और तीसरी अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब उसमें हम पहला टॉपिक ले रहे थे अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या बताता है हमको? वेग का मतलब ही ये है कि एक निश्चित समय में वेग का मतलब इसी से तो पता करेंगे, एक निश्चित समय में कोई व्यक्ति कितनी दूरी तय कर गया। ठीक है, अगर एक व्यक्ति 5 मिनट में 90 मीटर की दूरी 900 मीटर की दूरी कर रहा है और एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी कर रहा है, तो हम कहेंगे 600 वाला कैसा चल रहा है? स्लो, और 900 वाला तेज चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हम कहेंगे कोई भी अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक की मात्रा में तो जितनी कमी आएगी, बोलो जितनी जल्दी कमी आएगी उतनी जल्दी उत्पाद बनेंगे, और उत्पाद की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसी को, यानी अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। सूत्र के रूप में लिख दिया, अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। अब देखिए, जो सांद्रता होती है उसे हम C से, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं इसलिए C से व्यक्त करते हैं, और परिवर्तन को हम डेल्टा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो बोलो यहाँ पे क्या जाएगा? डेल्टा C। और अंतराल, समय का भी अंतराल है तो समय भी अंतर वाला है, T2 माइनस T1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मान के चलिए अभिकारक की जिस समय आपने क्रिया शुरू की थी उस समय इसकी सांद्रता कितनी थी? C1, T1 बराबर 0 पर। ठीक है, और T2 बराबर 5 मिनट बाद इसकी सांद्रता कम होकर के कितनी रह गई है? C2। तो आपको वेग निकालना है, बिल्कुल वैसा ही आ गया विस्थापन जैसा। तो कैसे निकालेंगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक, C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। तो देखो सांद्रता में परिवर्तन को C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, ये हो गया। अंतर को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर डेल्टा C बटे डेल्टा T। ठीक है, यहाँ भी सांद्रता में अंतर ही आ रहा है, कमी या वृद्धि होना ही अंतर है, परिवर्तन है ये वाला। तो ये भी क्या आ जाएगा? डेल्टा C बटे डेल्टा T, और ये भी सूत्र क्या होगा? डेल्टा C बटे डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर बोलिए सांद्रता में कमी आएगी कि वृद्धि हो रही है? कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का और यहाँ पे आएगा प्लस का। तो कुल मिलाकर अगर आप अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की सहायता से निकाल रहे हैं तब तो आपको माइनस का उपयोग लेना है, और अगर उत्पादों की सहायता से निकालना है तो प्लस का उपयोग करना है। तो ये आपके पास अभिक्रिया के वेग का फार्मूला हो गया। तो एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अभिक्रिया के वेग का सूत्र क्या है, कैसे निकालते हैं। अब देखें, न्यूमेरिकल के लिए इसी में एक पॉइंट दे रखा है, उसको और मैं आपको करा देता हूँ। एक अभिक्रिया ले ली हमने, A प्लस
बी बी सी सी डी और डी। इसको बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ, रासायनिक बलगतिकी में कौन सी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखें जैसे नमक है NaCl, इसको हमने पानी में डाला, क्या बनेगा NaOH प्लस HCl। इस क्रिया में NaCl जो है वो एक आयनिक यौगिक है Na प्लस और Cl माइनस का। तो ये क्रिया ऐसी है जैसे नमक को डालते हैं पानी में तुरंत घुल जाता है। जो शुद्ध नमक होगा और शुद्ध पानी लेंगे तो नमक को पानी में डालते हैं तुरंत घुल जाता है, जैसे ही डाला वैसे ही। इसका मतलब ये क्रिया इतनी तेज होती है कि विदिन 1 सेकेंड पूरी हो जाती है, और भी इससे कम समय में 0.1 सेकेंड कर लो इसको, और भी कम समय में पूरी हो जाती है। तो अगर कि रिएक्शन इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी तो क्या हमको अध्ययन का समय मिल पाएगा कि उसको पढ़ने का। हमने अभिकारक डाला, हम तो देख रहे हैं कितनी चली कितनी नहीं चली, देखते हैं 100% पूरी भी हो गई, जितनी देर में हम पात्र में देखे उतने में। तो ये रिएक्शन अति तीव्र रिएक्शन है। आयनिक अभिक्रियाएं बहुत ही ज़्यादा तेज रिएक्शन होती हैं, इसलिए इनका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जाता। तो एक तो ये रिएक्शन नहीं पढ़ी जाती। दूसरी देखें कौन सी नहीं पढ़ी जाएंगी, आयनिक क्रियाएं। आयनिक क्रिया क्यों नहीं पढ़ी जाती है, अत्यंत तीव्र गति की होने के कारण इनका जो प्रेक्षण है, इनका जो वो है ऑब्जर्वेशन, वो देखना संभव नहीं हो पाता, इसलिए इनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। दूसरा देखें, अभी बताया था मैंने, कोयला है, इससे हीरा जब बनता है तो उसको लगभग 5 लाख साल लग जाते हैं। अब ये बताओ 5 लाख साल तक हम या आप बैठे रहेंगे क्या? पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो लेती है इतने सालों में। तो ये क्रिया कैसे बेहद स्लो है, अत्यंत स्लो क्रिया है। तो जो बहुत तीव्र क्रिया और बहुत स्लो क्रिया होती हैं वो रासायनिक बलगतिकी में नहीं पढ़ी जाती। तो कौन सी क्रियाएं पढ़ी जाती हैं? जो मध्यम वेग की क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक बलगतिकी में पढ़ी जाती हैं। ठीक, अब देखो मैंने आपको अभिक्रिया वेग का सूत्र बता दिया। अभिक्रिया वेग का मतलब यही बताया कि अभिक्रिया कितनी तेज चलती है और कितनी स्लो। तेज और स्लो का आकलन यही होता है कि कितनी जल्दी अभिकारकों की सांद्रता कम होती जा रही है और कितनी जल्दी उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जा रही है। अगर अभिकारक जल्दी टूटेंगे तो उत्पाद जल्दी बनेंगे, इसका मतलब अभिक्रिया तेज चल रही है। अब देखें इसको, यहाँ पे देखें, ये दो तो क्या है, ए और बी अभिकारक, सी और डी क्या है, उत्पाद। ठीक है, ए बी सी डी जो छोटे वाले हैं ये क्या है, इनकी रस समीकरण में थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बोलिए एक रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया चलेगी तो अभिकारक बनेंगे या उत्पाद बनेंगे? तो निश्चित रूप से सबको पता होगा उत्पाद बनते हैं। अभिकारक टूटेंगे या उत्पाद टूटेंगे? तो निश्चित रूप से अभिकारक टूटेंगे। तो क्रिया में अभिकारकों की मात्रा तो धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाएगी और उत्पादों की मात्रा समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो देखो क्या क्या होगा, ए जो है इसकी सांद्रता में तो कमी आएगी, ए की सांद्रता में कमी। ठीक है, सांद्रता में कमी। अब देखो केवल ए की सांद्रता में कितनी कमी हुई है उसको कहते हैं ए की सांद्रता में कमी का वेग या दर। वेग को हम एक नाम से और जानते हैं दर के नाम से। ठीक है, बी में भी क्या आएगा, बी की सांद्रता में कमी की दर। अगर अकेले ए के सापेक्ष पूछे तो ए की कमी की दर, बी के सापेक्ष पूछे तो बी की कमी की दर। सी की सांद्रता में वृद्धि की दर, और अगला है डी की सांद्रता में वृद्धि की दर। बोलो हो गया। अगर इन चारों में से, ये चार से मतलब कोई भी रिएक्शन देख सकता है, जैसे देखिए N2 + 3H2 2NH3, तो बोलो यहाँ क्या क्या बन जाएगा, N2 की सांद्रता में कमी की दर, H2 की सांद्रता में कमी की दर, NH3 की सांद्रता में वृद्धि की दर। दूसरा देखा कमी का मतलब टूट रहे हैं, तो इसमें N2 के विघटन की दर, H2 के विघटन की दर, NH3 के निर्माण की दर। ये शब्द भी काम ले सकता है, तो ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो देखो जब हमारे पास अकेले अभिकारक या उत्पाद के सापेक्ष पूछा जाए
तो रस समीकरण मिति का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, रस समीकरण मिति का कोई उपयोग नहीं है, सीधा आएगा, बोलिए माइनस, कमी की दर है तो माइनस डेल्टा, ये जो चिन्ह है बड़ा वाला कोष्टक, ये सांद्रता को बताता है। तो किसकी सांद्रता में अंतर लेना है, ए की सांद्रता में, बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर प्लस ठीक है। तो देखिए ये ए बी सी डी समझ लीजिए, जो बड़ा कोष्ठक है वो सांद्रता को बताता है, और ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, डी की सांद्रता। प्लस आ रहा है तो डी की सांद्रता में वृद्धि समय का भाग लग जाता है तो दर बोलने लग जाते हैं उसको, वेग या दर। तो डी की सांद्रता में वृद्धि का वेग, सी की सांद्रता में वृद्धि का वेग या वृद्धि की दर, बी की सांद्रता में कमी की दर, और ए की सांद्रता, समय का भाग लगने का मतलब दर है। ठीक, लेकिन अगर आपसे अभिक्रिया का वेग पूछा जाए, अभिक्रिया का वेग, ये तो किसका है पर्टिकुलर, या तो ए के बारे में पूछा या बी या सी या डी, लेकिन पूरी अभिक्रिया का वेग पूछा जाए तो फिर रस समीकरण मिति का उपयोग है। तब हम इसकी सहायता से भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, इसकी से भी, इसकी से, चारों में से किसी की सहायता से। कैसे निकलता है, तो इसके लिए आप सूत्र देख लें, माइनस, बोलो इनके लिए माइनस, इनके लिए प्लस, माइनस जो रस समीकरण मिति है उसका भाग लगा देते हैं इन वेगों में। तो देखिए माइनस 1/a डेल्टा ए बटे डेल्टा टी बराबर माइनस 1/b डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर प्लस 1/c डेल्टा सी बटे डेल्टा टी बराबर प्लस 1/d डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। तो ये आपकी इच्छा की बात है। अगर आपको ए की सांद्रता दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन दे देता है और उसमें केवल ए के बारे में दे दे जानकारी, मैं न्यूमेरिकल कल बताऊंगा, ए के बारे में जानकारी दे दे और ये कहे ए के निर्माण का, ए की विघटन की दर बताओ, तब तो किस सूत्र से निकालेंगे, इससे। और अगर कहे इस अभिक्रिया का वेग कितना होगा तो किससे निकालेंगे, पहले तो ये मान निकल ही गया, बोलो इसमें 1/a और लिख रहा है ना एक्स्ट्रा में, तो इसका मतलब रस समीकरण मिति का भाग लगा देंगे इसमें। तो इन सूत्रों से तो अभिक्रिया का वेग निकलता है रस समीकरण मिति वालों से, और इनसे व्यक्तिगत एक अभिकारक या उत्पाद की कमी या वृद्धि की दर निकलती है। तो आज के लिए हम लोग चूँकि शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग एक बार अच्छे से देख लें, ये समझ में आ जाता है तो फिर हम आगे की क्लासें जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।